राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लेकर चलेंगे मुख्यमंत्री। इंडिया जापान समिट में क्या कुछ कहने सुनवाएंगे। कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर सफलता प्राप्त होता रहे। जापान की एक लंबे समय तक आप सेवा करें और भारत और जापान के संबंधों को और मजबूती बनाने के लिए आपका जो प्रोएक्टिव रोल है ये निरंतर आगे बढ़े, ये हमारी मंगल में शुभकामनाएं हैं। यह हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि आपके जन्मदिन के अवसर पर आपके परिवार, आपके अन्य इस जापान और यामानासी के बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोगों को भी आपकी खुशी के साथ साझा होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए हृदय से आपका और आपके पूरे प्रतिनिधि मंडल का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जापान में एक अत्यंत सुंदर फिलॉसफी है, इचिगो इचिए, यानी हर पल और हर मुलाकात अद्वितीय है। आज की संध्या भी हमारे लिए यही भाव रखती है। यह केवल एक रात्रि भोज नहीं, यह दो प्राचीन सभ्यताओं को एक मेज पर बिठाना है। मानव के इतिहास में मित्रता का सबसे पुराना रूप यही रहा है, साथ बैठकर भोजन करना। भारत और जापान के जो प्राचीन संबंध हैं, इसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्यम मार्ग भी है। और यही हमारे दोनों देशों के साझा मूल्य भी हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सदियों पहले उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से जापान पहुंची। 752 ईस्वी में नारा के तोदाईजी मंदिर में विशाल बुद्ध प्रतिमा के नेत्रोन्मिलन समारोह में भारतीय आचार्य बोधिसेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह प्राचीन काल में भारत और जापान के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का एक अनूठा प्रमाण है। भारत और जापान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जन जन के संबंध आज के आधुनिक रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के नेतृत्व ने आपसी संबंधों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से बचकर जापान में शरण ली और आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को जापान की धरती से मजबूत किया। जापान ने भारत जापान संबंधों में उनकी भूमिका का सम्मान करते हुए उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है और उत्तर प्रदेश सूर्यवंश की भूमि है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की अयोध्या है और शाक्य वंशीय सूर्यवंश की ही परंपरा से जुड़े भगवान बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश सारनाथ में और महापरिनिर्वाण
की भूमि भी उत्तर प्रदेश ही है। जिस सूर्य की उपासना हमारी परंपरा करती आई है, उसकी पहली किरण प्रतिदिन जापान की धरती पर ही पड़ती है। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, संकिसा बौद्ध धर्म के अधिकांश प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में ही है। सिद्धार्थनगर के पिपरहवा से प्राप्त भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों का एक अंश आज नागोवा के काकोजान नित्तई जी मंदिर में प्रतिष्ठित है। सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार की दीवारों पर बुद्ध का जीवन जापानी चित्रकार कोत्सेत्सु नोसु की तुलिका से चित्रित है। जापान के सहयोग से बना भारत जापान मैत्री का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही है। काशी और क्योटो दो प्राचीन राजधानियां साझेदार नगर हैं। हम बुद्ध सर्किट को और विकसित करने तो उत्तर प्रदेश और जापान के बीच टूरिज्म एवं पीपल टू पीपल एक्सचेंज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यामानासी के साथ हमारी पार्टनरशिप अब साझा विरासत से आगे बढ़कर के टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों तक पहुंच रही है। दिसंबर 24 में उत्तर प्रदेश और यामानासी प्रीफेक्चर के बीच हुए एमओयू के बाद ग्रीन हाइड्रोजन के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। जापानी इंडस्ट्री के साथ हमारे जुड़ाव अब ठोस निवेश के रूप में सामने आ रहा है। स्कॉट्स कोबोटा की ईडा क्षेत्र में 152 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश के लगभग 4000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। ऑटोमोटिव सेक्टर में भी हमारा सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिसमें स्पार्क मिंडा और जापान के टोयो डेंसो के बीच पार्टनरशिप सम्मिलित है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि फरवरी 2026 में जापान की यात्रा के दौरान हमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनके एमओयू भी वहां पर संपन्न हुए थे। यह उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में जापानी बिजनेस के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। कल हम दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट के माध्यम से इस पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ईडा में लगभग 500 एकड़ की जापान सिटी विकसित की जा रही है, जिसकी परिकल्पना जापानी कंपनियों और प्रोफेशनल्स के लिए एक डेडिकेटेड इकोसिस्टम के रूप में की गई है। जापान की पहचान प्रिसीजन, क्वालिटी और काइजेन और उत्तर प्रदेश की पहचान स्केल, स्किल और स्पीड है। जापान के पास टेक्नोलॉजिकल पावर है और उत्तर प्रदेश के पास 56% से अधिक कार्यशील युवा वर्ग का स्किल यूथ पावर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर और वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उत्तर प्रदेश भारत में जापानी इन्वेस्टमेंट के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत जापान पार्टनरशिप
लगातार मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश इस यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। वर्ष 2027 में भारत और जापान के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे, जिसे दोनों देश ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन के रूप में मनाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस वर्ष का एक अध्याय उत्तर प्रदेश में लिखा जाए, जहां जापानी तकनीक और उत्तर प्रदेश के युवा एक साथ खड़े हों। गवर्नर नागासाकी ने लखनऊ में मुझसे कहा था कि जापान आपका दूसरा घर है। आज उसी भाव के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भारत आपका अपना है और उत्तर प्रदेश आपका दूसरा घर है। अरिगातो गोजाइमस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इट इज माय प्लेजर टू इनवाइट मिस्टर कोटारो नागासाकी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ यामानाशी प्रीफेक्चर, to address the gathering. Honorable Governor, may I request you to kindly share your thoughts with us? Thank you. तो दिल्ली से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश और जापान के बीच में ये कॉन्क्लेव, ये समिट आयोजित किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो कई अहम रणनीतिक समझौतों पर करार होगा, MOUs होता नजर आएगा। ये लाइव तस्वीरें आप सभी तक पहुंचा रहे थे, जहां उत्तर प्रदेश के विकास को नए आयाम मिलते नजर आएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इस दौरान कई घोषणाएं की।